पाकिस्तान एक रैशनल सोसाइटी नहीं बन सकी। पाकिस्तान के लोग महज़ब नहीं बन सके। पाकिस्तान में बर्दाश्त नहीं है। लोगों की मेंटलिटी अप होने की बजाय डाउन होती जा रही है। और ऐसी बहुत सारी बातें हैं जहां जो सुनकर कोई भी पाकिस्तान में रहना नहीं पसंद करता। और जबकि अब की जो अगर आप लोग बात सुने, बहुत सारे लोग पाकिस्तान को छोड़ के जा रहे हैं, उन्हीं मुल्कों में जा रहे हैं जो हमारे ऑल द टाइम एनिमी समझते हैं, जिनको यानी कि वेस्टर्न साइड हम जा रहे हैं, मगरिब में उनसे हम दुश्मनी भी कर रहे होते हैं, उनको हम गाली गलौच भी दे रहे होते हैं। लेकिन हमारी दिल की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि हम उन्हीं मुल्कों में जाके वहाँ ज़िंदगी गुजारें, वहाँ के लोगों जैसी ज़िंदगी गुजारें, लेकिन इसको पसंद नहीं करते यहाँ पाकिस्तान में रह के। तो कहने का मकसद ये है कि वाई पाकिस्तान इज़ स्टिल नॉट, इवन वी आर इन 21st century, we are living in 21st century, but still Pakistan is not a modernized country. इसी के अलावा अगर आप टॉलरेंस की बात करें तो लोगों में बर्दाश्त नहीं है। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है? बहुत बड़ी बात है ये। और आप लोगों को होपफुली इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग हमारी थोड़ी सी जो हिस्ट्री है इस पे हम डिस्कशन करेंगे। और हमारी जो आज की टॉपिक है कि वाई वी आर नॉट मॉडर्नाइज कंट्री इवन इन 21st सेंचुरी। और इसके अलावा हमारे लोगों में रैशनल माइंड के लोग नहीं हैं पाकिस्तान में। जब हम हमारे एक दूसरे के साथ वो आते हैं, डीलिंग्स आते हैं, चीज़ें आते हैं, तो हमें क्यों तकलीफ़ का सामना होता है? बिकॉज ऑफ मी, यू, एक दूसरे की वजह से। तो इसका जवाब हम इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमें सब्सक्रिप्शन देने से हमें सपोर्ट कर सकती हैं, और यही वजह हो सकता है जिसकी वजह से हम ऐसी किस्म की प्रोग्राम्स को ज़्यादा जारी रख सकते हैं। अच्छा, सीधा हम जाएंगे कि ये क्यों है, सवाल का जवाब क्या है। इस सवाल का जवाब ये है कि द फर्स्ट फैक्टर जिसकी वजह से पाकिस्तान इज़ नॉट गोइंग टू बी अ मॉडर्नाइज कंट्री, इज़ नॉट going to be a country, a state where the basics needs, requirements of the people जो फुलफ़िल होने जा रहे हैं। उसका सबसे पहला फैक्टर यह है कि मिलिट्री इंटरवेंशन इन पॉलिटिक्स। अच्छा, मिलिट्री पॉलिटिक्स में किस तरह इंटरवेंशन कर रही है और कब से करती आ रही है? सबसे पहले तो हर किसी को पता है कि शुरू दिन से आज तक जो हमारी मिलिट्री इंटरवेंशन है उसकी इम्पैक्ट ना सिर्फ मिलिट्री पे पड़ रहा है, ना सिर्फ पाकिस्तान पे पड़ रहा है, उन सब लोगों पे पड़ रहा है जिसका खामियाजा आज हमें भुगतना पड़ रहा है बैरूनी कर्ज़ों के सूरत में, दहशतगर्दी के सूरत में। और ख़ासकर जो माइनर प्रोविंसेस हैं, कैपी की आप लोग बात करें, बलूचिस्तान की बात करें, इवन इंक्लूडिंग साउथ पंजाब, सराइकी, वो जो इसके अलावा सिंध की जो आप हालत देखें तो बहुत कुछ है जो बिकॉज ऑफ दी मिलिट्री इंटरवेंशन हमें सब कुछ देखने को मिल रहा है। तो आप लोगों को मैं बताते चलूँ कि मिलिट्री इंटरवेंशन है क्या। मिलिट्री इंटरवेंशन ये है कि 3 एरियाज़ पे मिलिट्री पाकिस्तानी जो सिविलियन लीडर हैं इनको कतई इजाज़त नहीं देती कि आप आके वो फैसले करें जो उनको करना चाहिए, सियासी लोगों को करना चाहिए। उसमें पहले नंबर पर आते हैं फॉरेन पॉलिसी। अगर कोई भी सियासी रहनुमा इस चीज़ को फॉरेन पॉलिसी में अंगड़ाई डालने की कोशिश करे, फॉरेन पॉलिसी शुरू करने की कोशिश करें या फॉरेन पॉलिसी में शिफ्ट लाने की कोशिश करें। शिफ्ट क्या होती है? फ़र्ज़ करें हम प्रो वेस्टर्न है और इस चीज़ को शिफ्ट करने भी हम प्रो रशियन बनने जा रहे हैं, प्रो चाइनीज़ बनने जा रही है, तो ये हमारे मिलिट्री से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती गई और ना होती रहती है। अच्छा, ये फर्स्ट पॉइंट हो गई कि मिलिट्री किस तरह इंटरवेंशन करती है। जो ज़ाहिरी बात है, जब फॉरेन पॉलिसी पे को आप फॉरेन पॉलिसी करने ही नहीं देते हैं आपकी सिविलियन लीडरशिप के ज़रिए, आपकी हेड ऑफ़ द स्टेट के ज़रिए, तो इट इज़ वेरी क्वाइट क्लियर कि क्या होता है। अच्छा, द नेक्स्ट, फॉरेन पॉलिसी के अलावा इकॉनमी, कितना बजट किस चीज़ के लिए एलोकेट करना है, कौन सी प्रोविंस के लिए, कौन से सूबे के लिए कितना बजट देना है, एजुकेशन पे कितना बजट खर्च करना है, डिफेंस के लिए बजट कितना खर्च करना है। तो इन्हीं सारे चीज़ों पे भी हमारे सिविलियन लीडर को इजाज़त नहीं होती है कि वो किसी की इजाज़त के बगैर उन्हीं सारी चीज़ों में आने की कोशिश करें। अच्छा, नेक्स्ट, व्हाट इज़ नेक्स्ट? अच्छा, नेक्स्ट जो है वो हमारे जो मिलिट्री प्रमोशंस होती हैं, किसने क्या बनना। खैर, अगर ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसमें थोड़ा ज़्यादा रूल्स होता है ज़रूर, हमारे जो सिविलियन लीडर हैं उनका होता रहे, लेकिन
इज़ नॉट मच मोर। हाँ, उनका ये जो थोड़ा सा ज़्यादा रूल है ये ना होने के बराबर है। या फिर मिलिट्री के अंदर जो प्रमोशंस वगैरह होती हैं कि किसने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना, किसने जॉइंट जो वो होती हैं वो बनना, और इसके अलावा बहुत सारा कुछ है। तो दीज आर द थ्री एरियाज़। उसके अलावा भी बहुत कुछ है जो हम सब कुछ को हम सब मालूम है, लेकिन इन्हीं चीज़ों पे डिस्कशन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल। और जो नेक्स्ट पॉइंट है मुल्ला मिलिट्री जो अलायंस की वजह से हमें जो कुछ देखने को मिल रहा है और जो कुछ हम भुगत रहे हैं वो ऑलरेडी आप लोगों को बेहतर इसके बारे में जानते हैं। तो मुल्ला मिलिट्री अलायंस के ज़रिए किस तरह हम इस चीज़ों में जकड़े हुए हैं। पाकिस्तान ने कुछ मजहबी पार्टीज़ बनाई या पहले से बनी पार्टीज़ को प्रमोट करना शुरू किया, और उनको फिर अपने वो सारे चीज़ें, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी हमने फिक्स कर रखी है कि इस कंट्री को किस तरह इस्लामाइज करना है। इस कंट्री के जो रूरल एरियाज़ में ऑलरेडी पहले से जो मौत और ज़िंदगी के बीच में कश्मकश में वो सांस ले रहे हैं, उनको मज़ीद किस तरह अपनी जो डिफ़ाइन करदा जो आइडियोलॉजी है, इस्लाम का जो वर्जन हमने डिफ़ाइन किया है, वो किस तरह इम्प्लीमेंट करना है उन्हीं सियासी पार्टीज़ की, ऑर्गेनाइजेशंस के ज़रिए। तो इसके अलावा किस तरह हमने जो सुनी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को किस तरह उन्हीं लोगों के ऊपर उन पर मुसल्लत करना है कि वो किस तरह आम लोगों को कंट्रोल करने के लिए हमें कैसे इक़दाम करने। तो दीज ऑल थिंग्स जिससे अगर आप लोग यकीन करें, जब तक आप इन्हीं चीज़ों में रहेंगे तो आप सवाल ही नहीं पैदा हो सकता है कि आप इस मुल्क को एक मॉडर्नाइज कंट्री बना सकें, इस मुल्क को एक ऐसी स्टेट बना सकेंगे जहां पख्तून, बलोच, सिंधी, सराइकी, कश्मीरी, चतराली, व्हाटएवर जितने भी कौमें हैं वो सुकून की सांस ले सकें। तो मेरे ख़्याल में जब तक ये रहेगा, हाँ, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि ये मुल्क आपके लिए कितने ये जो मल्टी एथनिक ग्रुप्स हैं पाकिस्तान में, आपकी मुल्क के लिए कितने सिंसियर और कितने हॉनेस्ट है, मतलब जो मुहिब्बुल वतन कहते हैं वो है। तो शुरुई दिन से अगर हमने जो मल्टी एथनिक ग्रुप की हमने बात की, पश्तून को, अगर पश्तून की उनकी तारीख़, उनकी हिस्ट्री, उनका कल्चर उनको हमने एक्सेप्ट किया होता तो आज वो हमने ज़बरदस्ती एनर्जीज, रिसोर्सेस, पैसा खर्च करके उनसे पाकिस्तान जिंदाबाद की नारे नहीं लगवाना होता, बल्कि वो खुद से पाकिस्तान जिंदाबाद होते। और इसी तरह सेम टू सेम सिचुएशंस पख्तून की भी होती है और सिंधी की भी होती, बलोच की भी होती है। आई एम नॉट ट्राइंग टू, मैं ये नहीं कहना चाहता कि ये उन्हीं लोगों को सेपरेशंस का सोचना चाहिए, उन्हीं लोगों को ये, बिकॉज आई बिलीव इन इंटीग्रेशंस एंड आई बिलीव इन यूनिटी एंड आई बिलीव इन यू कैन से इन अ वेरी नाइस ब्यूटीफुल रिलेशनशिप विद नाइबरहुड एज वेल। अच्छा, ये चीज़ हमसे लेंथी होने जा रही है। मैं नेक्स्ट जो है नेक्स्ट पॉइंट के वाई वी आर नॉट मॉडर्नाइज पीपल, वाई नॉट वी आर रैशनल पीपल, नेक्स्ट फैक्टर क्या है। ये जो 2 फैक्टर्स हमने आप लोग के सामने रखी, जो नेक्स्ट फैक्टर्स है वो है हम रिलाई करते हैं अपनी जो इकोनॉमिकल नीड्स हैं, हमारी जो फाइनेंशियल नीड्स हैं, उसको पूरा करने के लिए हमने ख़ुद को वेस्ट पे रिलाई कर रखा है कि जी अगर वेस्ट हमें एड्स देने लगे हैं हम सर्वाइव कर सकें, अगर वेस्ट हमें एड्स ना दे सके तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो शुरुई दिन से हमने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ही ये एक्सपेक्टेशन रखी या फिर डिमांड कर रखी या जो भी हैं कि हमें वेस्ट से, अमेरिका से या दूसरे मुल्कों से एड्स मिलेंगी और जिसके तहत हम अपनी वो चला सकते हैं। तो फ्रॉम दी इनिशियल्स, वेरी इनिशियल्स अगर हमने ये सोचा, फिर इसके बाद दुनिया 2 में तकसीम हो गई थी। इंडिया वाज द कंट्री जो किसी भी ना यूएसएसआर या रशिया की चक्कर में पड़ गया और ना अमेरिका की पड़ गए। उन्होंने, इंडिया ने उनको जिस तरह है उनको उनके बीच में न्यूट्रल रहना चाहा, लेकिन हमने जो किया वो ही जो ओवर स्मार्ट डिसीजंस जो हमारा हुआ कि हमने एक साइड पकड़ ली और इस साइड्स को पकड़ के हमने रशिया काउंटर करने की कोशिश की। यही वजह है कि उसकी इम्पैक्ट आजकल भी अगर पंजाब सिंध में नहीं है तो खैबर पख्तूनख्वा में जो रशिया काउंटर करने के लिए जो असलहा कल्चर, जो बंदूक कल्चर पाकिस्तान में आम हुआ, उसकी हमें आज सब कुछ भुगतना पड़ रहा है कि दहशतगर्दी की शक्ल में हमें सब कुछ सामने नज़र आ रही है। तो दिस ऑल थिंग्स, ये हमारी पॉलिसीज़ है, हमारी
हमारी डिसीजंस मेकिंग है हमारी, जिसकी वजह से हमें ये सब कुछ करना पड़ा, राइट। अच्छा, व्हाट इज़ द नेक्स्ट फैक्टर जो एड्स का हुआ? नेक्स्ट फैक्टर्स ये हैं कि वी हैव ट्राइड टू इस्लामाइज दिस कंट्री, वी आर ट्राइंग टू, इस मुल्क को हम इस्लामाइजेशंस की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहे थे। हमने इस मुल्क को इस्लामाइजेशंस की तरफ लेके जाने की कोशिश की, हालांकि हमारे यहाँ बहुत सारे पहले से ही शुरू ही दिन से हमारे यहाँ कुछ 23% से ज़्यादा माइनॉरिटीज़ थी। अभी तो ये माइनॉरिटीज़ कुछ 3% के लगभग रह गई हैं, लेकिन स्टिल अगर आप लोग सोचें तो इसके अलावा हमने जो मुख्तलिफ मल्टी एथनिसिटी हैं, मल्टी एथनिक ग्रुप्स हैं, जिस तरह की हमने पहले बात की, उनकी समझने से बेहतर ये समझा, उनको एक्सेप्ट करने से, उनका कल्चर, उनकी हिस्ट्री, उनकी तारीख़, उनकी कुछ भी हमने समझने की बजाय हमने सब लोगों को इक्वली, वो चाहे माइनॉरिटीज़ हो, सिख हो, हिंदूज़ हो, ईसाई हो, हमने उन पर इस्लामाइजेशंस इम्पोज करने की कोशिश की, और जिसका वो रिज़ल्ट है आज जो हमारे सामने है, राइट। अच्छा, व्हाट इज़ द नेक्स्ट फैक्टर कि जिसकी वजह से हमें आज हम एक मॉडर्नाइज कंट्री नहीं बन सकी, वो है तो ये जो पहले हमने बात की कि इस्लामाइजेशंस कर कौन रहा था, ये मिलिट्री डिक्टेटर कर रहे थे, इंक्लूडिंग जनरल ज़ियाउल हक, इंक्लूडिंग दूसरे जितने भी जारे, इवन अयूब ख़ान, जिनको हम समझ रहे थे कि वो थे तो एक सेकुलर बंदा, बट ही वाज ट्राइंग टू बिलीव इन द सेम आइडियोलॉजी, बट अनफॉर्चुनेटली आवर पॉलिसी मेकर्स हैव डिफाइंड फॉर पाकिस्तान कि हमारी आइडियोलॉजी क्या होना चाहिए। उसी तरह इवन सिविलियन हमारी जो लीडरशिप रही है, सिविलियन लीडर रहे हैं, अगर आप जनरल जुल्फ़िकार अली भुट्टो की आप लोग बात करें तो ही आल्सो बिलीव है इसको मुसलमान करार देना, उसको काफिर करार देना, इसको उनके दरमियान वाला न्यूट्रल करार देना, कौन से लोगों को, कौन से फ़िरके के लोगों को मुस्लिम करार देना और कौन से मुल्क के फ़िरके के लोगों को काफिर करार देना, तो वो भी खुद इस चीज़ के ठेकेदार बने फिरे, और जिसकी भी हमें बहुत सारा कुछ भुगतना पड़े। अच्छा, तो इसके नेक्स्ट हमने जो ऑर्गेनाइजेशंस बनाई, राइट, पहले हमने सुन्नी जो ऑर्गेनाइजेशंस मुख्तलिफ इंक्लूडिंग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमने बनाई ताकि हम पहले रिशा को काउंटर कर सकें, और इसके बाद फिर ताकि हम बहुत सारे लोगों को काउंटर कर सकें इंटरनली इन पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर। तो उसका जो फिर बाद में हमने सोचा जी ये जो डोमिनेंस आ रही है उसमें तो सुन्नी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी वजह से उनको फिर दोबारा बैलेंस करने के लिए, मैच करने के लिए हमने जो बरेलवी वन ऑफ द मोस्ट लिविंग मेजॉरिटी जो हम समझने की फ़िरका है या जो भी हैं, मोर देन 57% पॉपुलेशंस दैट वी हैव इन पाकिस्तान, तो उनके ज़रिए फिर हमने इन लोगों को काउंटर करने के लिए TLP बनाई, और TLP के जो मेंटलिटी हैं जो हमें आए रोज़ देखने को मिल रहे हैं, फ्रांस एम्बेसी को जलाने की कोशिश करना या ऐसी दूसरी दम की खैस चीज़ें या चीज़ें कंट्रोल, इवन बाजी हमसे चीज़ें होती हैं फिर इसको कंट्रोल करना हमें नहीं आता। मैंने तो ये भी सुना था कि जो पिछले इन बाजवा टाइम मौलाना फजल रहमान साहब के पास बाकायदा लोग आ गए थे कि आप जनरल बाजवा पर फितवा ना लगाए, ऐसा ना कि उनकी ज़िंदगी में ख़तरे पड़ जाए। तो द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन द कंट्री, सबसे मजबूत इंसान जो डर रहा है, मौलिज़म से डर रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा लें तो कि आम लोगों की क्या सिचुएशंस हो सकती है और आम लोगों की उनकी लाइफ इम्पैक्ट क्या हो सकती हैं। दिस ऑल द वेरी वर्स्टिंग सिचुएशन, हॉरिबल सिचुएशंस जिसका हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, हमारे पॉलिसीज़ मेकर हैं, दे हैव नथिंग टू डू विद द बिजनेस ऑफ द करेक्शंस ऑफ पॉलिसीज़ जो हमें देखने को मिला। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट जिसकी वजह से हम मॉडर्नाइज कंट्री नहीं बन सकी है वो है अपनी पड़ोस के साथ दुश्मनी को बरकरार देना, वो चाहे इंडिया हो, चाहे अफ़गानिस्तान हो, ईरान हो, एक चाइना है जिसके साथ हमारा रिलेशनशिप थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। बाकी जो जितने भी हमारी, अगर आप लोग इंडिया को उठा के देख लें,
उनके साथ हमारी अगर रिलेशनशिप ठीक रहती है तो इट्स ओके, अगर ठीक नहीं रहती है तो हमारी बिजनेस भी स्टॉप, हमारी सब कुछ जिस तरह के आजकल हमें स्टॉप देखने को मिलता है। अगर खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान से इंडिया में कोई जाता है तो वहाँ क्या होता है, और इंडिया से जब पाकिस्तान कोई यहाँ आता है, इवन जब अक्रॉस द बॉर्डर्स मुख्तलिफ शादियाँ होती हैं, लड़कियाँ भाग के यहाँ आ जाए या यहाँ से वहाँ जाए तो क्या कैफियत होती है, क्या सिचुएशंस होती है वो। तो ये जो माहौल हमने बना रखा है ये हमारी वजह से है, और दिस ऑल द थिंग्स के उसकी वजह से हम आपस में जो कोलैबोरेशंस हैं, आपस में जो हमारी ट्रेड है वो स्टॉप है, वो नहीं चल सकी। और ट्रेड ना होने की वजह से गुर्बत है, लोगों की मेंटलिटी, लोगों की सोच, लोगों की साइकोलॉजिकल मेंटलिटी पे क्या इम्पैक्ट है वो हमें देखने को मिल रहा है। अच्छा, नए पड़ोस के साथ किस तरह रिलेशनशिप होना चाहिए, कौन से पड़ोस मुल्क को किस तरह डिफ़ाइन करना है, ये आम लोगों का काम नहीं है, ये चंद लोगों का काम है जो ये जो हमें पॉलिसीज़ हमारे सामने लेके आएंगे, और उन्हीं के पीछे फिर करोड़ों लोग उस पर चलते हैं और सब कुछ होता रहता है। तो हमने जो आइडियोलॉजी बना रखी है पाकिस्तान की, और अपने ख़ास किस्म की जो रिलीजियस वर्जन, जो रिलीजन वर्जन हमने जो डिफ़ाइन कर रखा है कि जो हमारे रिलीजन है, और इसके हम इस डोमेन से, इस स्फीयर से अगर आउट हम निकलने जा रहे हैं तो उसकी क्या इम्पेक्ट होंगी और उसकी क्या होगा। तो मेरे ख़्याल में ये सब कुछ करने से इस मुल्क को आगे लेके जाना इतना ही नामुमकिन होगा जितना एक आप ऊँट को, कहा जाता है ना, ऊँट को रिक्शे पे बिठाना या दरख्त पे चढ़ाना। तो होपफुली हम उन सारी चीज़ों पे तवज्जो दें। और मैंने ये एक जो तनकीद मैंने की, ये तनकीद बराए इस्लाह है, तनकीद बराए इस चीज़ के हैं कि एक दिन हम अपनी पॉलिसीज़ पे काम करें, और उन्हीं पॉलिसीज़ की वजह से, अच्छी पॉलिसीज़ की वजह से हम एक बेहतरी की तरफ लोगों को लेके जाए, एक अच्छी स्टेट बन सकें, एक अच्छे लोग बन सकें, महज़ब लोग बन सकें, ताकि कम से कम पाकिस्तान में आने से पहले लोग ये ना कतराने कि पाकिस्तानी लोग लोगों के गले काटते हैं, दहशतगर्दी है वहाँ TTPs रहते हैं, वहाँ तालिबानाइजेशंस हैं, वहाँ सब कुछ है, वहाँ मज़हब के नाम पे लोगों पे इल्ज़ाम लगाए कि उनको जलाया जाता है, उनको क्राउड्स जमा हो के जो कुछ किया जाता है वो हिस्ट्री हमारे सामने है। थैंक यू सो मच, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। कमेंट सेक्शन में आप लोग भी हमारे साथ कुछ डिस्कस करें, और वंस अगेन आई एम ट्राइंग टू रिक्वेस्ट यू, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब करें, लाइक दबाएं, शेयर करें। टिल नेक्स्ट व्लॉग, खुदा हाफिज़। थैंक यू सो मच।